नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द लर्निंग ऐप पर। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में बातें कर रहे थे और हमने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जो शक्तियां थी, जैसे कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां, विधायिका से जुड़ी हुई शक्तियां, ठीक है, न्यायपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां जिन्हें आप क्षमादान शक्ति कहते हो, उनके संबंध में हमने डिटेल में चर्चा की, विस्तृत चर्चा की। अब हम राष्ट्रपति की एक और महत्वपूर्ण शक्ति आपातकाल से संबंधित जो उसकी शक्तियां हैं, उनके संबंध में आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 18 में, कौन से में? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है कि यदि देश के ऊपर किसी तरीके का संकट हो, बाहर या भीतर, ठीक है, तो राष्ट्रपति कैसे कैसे आपातकाल लगा सकता है, उनके संबंध में भाग 18 में आपको चर्चा बताया गया है। ठीक है, ये 3 तरीके के आपातकाल कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 352 में जिसका उल्लेख दिया गया है, उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल लेवल पर कोई विपदा हमारे ऊपर आ चुकी है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा जो आपातकाल होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में आपको देखने को मिलेगा, वो है संवैधानिक आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन। इसे आप आम भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हो, लेकिन इसकी संवैधानिक भाषा में क्या नाम है इसका नाम है संवैधानिक आपातकाल। और जो तीसरा आपातकाल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में दिया गया है और इसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 तरीके के आपातकाल है और इस बारे में सभी को पता होता है कि ये आपातकाल है, इन आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, इस भाग का हिस्सा है। लेकिन फिर भी जब एग्जाम में एग्जामिनर इससे जुड़े हुए सवाल देता है तो उन्हें हम सही नहीं कर पाते। दरअसल इन्हें पढ़ने का हमारा तरीका गलत होता है। ठीक है, तो देखिए, हमें इनको टुकड़ों में बांटकर पढ़ना होगा और हमें यह जानना होगा कि राष्ट्र जो एग्जामिनर है वो एग्जाम में आपातकालों से जुड़े हुए सवाल कहां कहां से उठाकर दे सकता है, उसी के अनुसार हमें इनकी प्रिपरेशन करनी होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इन 3 आपातकालों को किन किन सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हमें आधार पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इस वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं आपातकाल लगाने की, कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल किन किन आधारों पर लगा सकता है, कोई कंडीशन ऐसी कौन कौन सी है जिनका उल्लेख संविधान में है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। हम पैरेलल इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा, क्या राष्ट्रपति की है स्वतंत्र शक्ति है, क्या राष्ट्रपति स्वयं विवेक से आपातकाल लगा सकता है, यदि नहीं तो वो किसकी सिफारिश पर यह आपातकाल लगाएगा, और जो सिफारिश लेगा, ये जो सिफारिश होगी क्या ये लिखित होगी या मौखिक होगी, इस संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है संसद से जुड़ा हुआ, जहां से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति जो है यदि वो किसी की सिफारिश से या मंत्रिपरिषद की सिफारिश से, मंत्रिमंडल की सिफारिश से आपातकाल लगा भी देता है तो क्या संसद से इसकी स्वीकृति ली जाएगी, यदि हां तो क्या इसके लिए एक निश्चित समय सीमा है, यदि हां तो वो कितने समय की होगी। और संसद इन आपातकाल से संबंधित जो प्रस्ताव हैं जिनमें संकल्प लिया गया है आपातकाल को आगे बढ़ाए रखने का, तो ये जो प्रस्ताव है ये संसद कौन से बहुमत से पारित करेगी, 2/3 बहुमत से करेगी, साधारण बहुमत से करेगी। ठीक है, इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो संसद से अनुमोदन को क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में, और इसका एक दूसरा नाम क्या है, इसे स्वीकृति भी कहते हैं, कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगाने की, आपातकाल की समय सीमा को बढ़ाने की जो संसद से स्वीकृति लेता है वो कितने दिनों के भीतर लेगा। ठीक है ना, यदि उसे स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद इस आपातकाल का जो प्रभाव है
वो कितने दिनों तक बना रहेगा? 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यदि ये जो प्रभाव है ये मान लीजिए 6 माह का प्रभाव रहेगा, तो 6 माह बाद राष्ट्रपति जो है क्या इसे आगे बढ़ा पाएगा? और यदि हां, तो ऐसे करके अधिकतम अवधि, यानी कि किसी भी आपातकाल की अधिकतम अवधि जो है वो कितनी हो सकती है? ठीक है, हर एक आपातकाल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो कैसा हो, आपका वित्तीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो। ठीक है दोस्तों, अधिकतम अवधि की बात होने के पश्चात, ठीक है, हमें यह जानना होगा कि यदि राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करता है, ठीक है, तो क्या इस बात की न्यायपालिका जांच कर सकता है? अर्थात मैं कहना यह चाहता हूं, क्या ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है? यानी कि हमारा जो अगला पॉइंट होगा 6वां, वो क्या होगा? वो होगा क्या इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, यदि हां तो क्या मूल संविधान में इस बात की व्यवस्था थी? यदि नहीं तो कब की गई, किस संविधान संशोधन के तहत की गई, ये बात जानना है। और एक चीज साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण हमें जाननी है, वो ये जाननी होती है कि इस आपातकाल, कोई सा भी आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, इन आपातकालों का फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि कोई आपातकाल लगा है किसी राज्य क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मूल अधिकार यथावत बने रहेंगे? यदि नहीं तो कौन कौन से मूल अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं? इस संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है? इन सभी चीजों को हम इन पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और अंत में हम जानेंगे कि विभिन्न आपातकालों का अब तक कितनी बार, कब कब और कहां प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इन 8 पॉइंट्स में डिवाइड करके हम इन तीनों आपातकालों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले आपातकाल को, जिसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। समझिएगा, बात करूंगा सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम हर एक आपातकाल को कुछ सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसा अभी हमने देखा। तो हमारा पहला सेक्शन कौन सा होगा? हम सबसे पहले देखेंगे आधार, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कौन से आधारों पर लगाया जा सकता है। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आधार की, कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है, तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो निम्न आधारों पर लगाया जाएगा। ऐसे संविधान में 3 ही आधार हैं। कौन कौन से? बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, यानी कि कोई बाहरी देश जो है वो हमारे ऊपर हमला कर दे। देखिए भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी विदेश नीति जो है वो बड़ी ही नरम है। ठीक है ना, वो कभी भी युद्ध, वो हमेशा युद्ध से बचना चाहता है। वो ऐसी स्थितियों में नहीं जाना चाहता है कि युद्ध करना ही पड़े, लेकिन जब सर पे आ जाएगा तो करने से भी पीछे नहीं हटता। और हमने ऐसा देखा भी, हम जीते भी हैं। ठीक है, अगर 1962 को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो अधिकतर ये होगा कि ज्यादातर हमारे जो युद्ध हुए हैं इनमें आप देखोगे तो हमने युद्ध की पहल नहीं की है, बल्कि किसी दूसरे पड़ोसी देश ने पहले युद्ध की पहल की है, उसके बाद ही हम युद्ध में शामिल हुए हैं। ठीक है ना, तो यहां पर बाह्य आक्रमण पहला वो आधार होगा, कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। दूसरा आधार हो सकता है युद्ध स्थिति, जैसे फिलहाल हमारी चीन के साथ युद्ध स्थिति बनी हुई है, यानी कि हम उस पर अटैक कर दें, वो हम पे कर दे, पता नहीं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और तीसरा आधार जो है दोस्तों ये है आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। ये 3 आधार हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आंतरिक अशांति सब तो है ही नहीं,
यहां तो सशस्त्र विद्रोह शब्द होना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले बात कर रहा हूं मूल भारतीय संविधान की। मूल भारतीय संविधान से मेरा तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला हमारा संविधान। ठीक है, तो देखिए, दरअसल ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, ये वाला, ठीक है, इस आंतरिक अशांति शब्द को जब जनता दल की सरकार बनी, ठीक है, इंदिरा गांधी के पश्चात, ठीक है, तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया, या फिर मैं कहूं कि इसे रिप्लेस कर दिया गया एक नए शब्द से। और ये नया शब्द क्या था दोस्तों? ये शब्द था सशस्त्र विद्रोह। विद्रोह, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप रखने वाली बात करते हैं, है ना। देखो, याद रखने के जितने भी तरीके हो सकते हैं ना, आप कभी कभी सुनना किसी से, तो याद रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है कि आपको उस टॉपिक का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कहानी की तरह से। तो हमारा दिमाग यहाँ पर काम करना चाहिए कि जब संविधान में ये लिखा हुआ था तो इसे रिप्लेस क्यों किया गया, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द जो है इसका दुरुपयोग किया था दोस्तों। उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द का हवाला देते हुए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, जो 75 से 77 तक चली। और राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर वो अपने विपक्षी जो थे, उनके जो विरोधी थे, उनसे वो निपटने में लग गए। बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया, ठीक है। और जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, उसे तो इतने बुरे तरीके से कुचला गया, इतने बुरे तरीके से उस मूल अधिकार का हनन हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मूल अधिकारों को यहां पर उस समय उल्लंघन देखने को मिला। रीजन क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दिया? यहां पर आपातकाल लगा दिया। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने यह तय किया कि भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार या सरकारें इस शब्द का दुरुपयोग ना करें, इसलिए उन्होंने यहां पर इस शब्द को ही रिप्लेस कर दिया और एक नया शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह। यानी कि जो तीसरा आधार है वो केवल तभी संभव हो पाएगा जब एक राज्य या वर्ग विशेष या देश के किसी हिस्से के लोग सरकार के विरुद्ध या फिर दूसरे के अपनी मांगों को लेकर सशस्त्र के साथ, सशस्त्र हथियार के साथ जो है वो विद्रोह करने पर उतारू हो जाएं, तभी केवल नेशनल इमरजेंसी तीसरे आधार पर लगाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। समझ रहे हो ना? इस वजह से जरूरत पड़ी इस शब्द को रिप्लेस करने की। ठीक है दोस्तों, यहां तक सब सही है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये आपका आधार, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, दूसरा पॉइंट है आपका सिफारिश, ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए जो राष्ट्रपति है वो सिफारिश किससे लेगा। मैं आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बता देता हूं। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति केवल एक रबड़ की मोहर है। उसे कहने के पीछे एक वजह है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी हुई हैं, किंतु उनके ऊपर बाध्यता भी लगाई हुई है। आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सभी सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे एक छूट दी गई कि वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ठीक है। ये बात तो वहां पर तय की गई। यहां इसीलिए कई बार हम आम बोलचाल भाषा में राष्ट्रपति को रबर का स्टाम्प की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सही भी नहीं है। लेकिन यदि आपातकाल के संदर्भ में मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो किसी भी आपातकाल को लगाने के लिए राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति नहीं है, अर्थात वो ऐसा केवल किन्हीं विशेष लोगों के कहने पर ही करेगा। तो वो लोग कौन है समझिए। तो यहां पर हम दूसरा पॉइंट अपना समझते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए किसकी सिफारिश लेगा। ठीक है दोस्तों, किसकी सिफारिश लेगा ये समझते हैं। सिफारिश जो है वो क्या लिखित होगी या मौखिक होगी, ये भी समझना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको जब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का जो डिफरेंस समझाया था, आप याद करो, जाके देखो मूल अधिकारों के संबंध में, और भाग 5 जब मैंने शुरू किया था वहां पर, तब मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शब्द का डिफरेंस बताया। साथ में मैंने ये भी बताया कि मंत्रिमंडल शब्द मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बहुत लेट जोड़ा गया।
44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 352 में। देखिए यहां पर कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही करेगा, लिखित सिफारिश पर ही करेगा। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि मूल भारतीय संविधान में यह प्रावधान नहीं था, केवल सामान्य सिफारिश पर ही ऐसा हो जाता था। लेकिन आपको साथ में यह भी याद रखना है कि यह जो लिखित सिफारिश है इसे अनिवार्य बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसे अनिवार्य बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश आवश्यक होगी, लेकिन सिफारिश कैसी होगी? लिखित होगी। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट है संसद से अनुमोदन। कितने दिनों में संसद से अनुमोदन लिया जाएगा? ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपातकाल के लगाने के लिए बाकी संसद के बचे हुए सदस्यों से भी उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है संसद से अनुमति, ठीक है। देखिएगा संसद से कितने दिनों के भीतर अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ये समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को लेकर संसद के समक्ष 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर क्या रखेगा? एक संकल्प प्रस्ताव रखेगा, जिसमें वो कहेगा कि आप इस आपातकाल को आगे लगाए रखने के लिए हमें स्वीकृति दीजिए। ठीक है, तो संसद की बैठक जो है वो यहां पर आप देखेंगे 1 माह के भीतर बुलाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, संसद की बैठक आ जाएगी। अब संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिसमें संकल्प लिया गया है कि इस राष्ट्रीय आपातकाल की समय सीमा को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो इस संकल्प के साथ जो प्रस्ताव लाया गया है, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से, किससे दोस्तों? बहुमत से, तथा उपस्थित प्लस मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदन इसे अपने सदस्य संख्या के बहुमत से या उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, जो भी ज्यादा हो, पारित कर देती है, तो आपातकाल की उद्घोषणा जो हुई है ये अगले 6 माह के लिए प्रभावी हो जाएगी। कितने माह के लिए हो जाएगी दोस्तों? 6 माह के लिए प्रभावी हो जाएगी। तो अब आपातकाल की उद्घोषणा जो थी वो 6 माह तक चलती रहेगी। मान लीजिए 6 माह कंप्लीट होने को जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को यह प्रतीत हो रहा है कि ये जो आपातकाल है ये हमें और भी लंबा खींचना है, ठीक है, आगे और बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ठीक है, तो 6 माह बाद फिर से संसद की बैठक बुलाई जाएगी, संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, और संसद जो है इसे यदि पारित कर देती है तो फिर से ये 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। यानी कि 6 माह पिछले, 6 माह ये 1 वर्ष हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा अधिकतम कितनी बार किया जा सकता है, अर्थात ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अगला पॉइंट यही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि दोस्तों जो है वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या हम बता सकते हैं आज यहां पर खड़ा होकर कि चीन के साथ हमारा इतना लंबे समय तक युद्ध चलेगा? क्या हम बता सकते हैं कि भारत के भीतर की जो आंतरिक हालात है, जो विद्रोह चल रहा है, ये कितने लंबे समय तक चल सकता है? नहीं बताया जा सकता। यही वजह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि भी निश्चित नहीं है।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा अधिकतम अवधि से जुड़ा हुआ पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिएगा, हमारा अगला पॉइंट है प्रभाव हो गया, अधिकतम अवधि हो गई। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। क्या राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? मान लीजिए राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा कर देता है जो गलत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या न्यायपालिका इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सके, जांच कर सके? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम उसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं मूल भारतीय संविधान की बात करूं, 26 जनवरी 1950 का जो मूल भारतीय संविधान था, उसकी अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर था, ऐसा भी नहीं। आपको मैं अनुच्छेद 3 के संदर्भ में याद दिलाना चाहूंगा। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 3 में सभी चीजों को विधि शब्द में शामिल किया गया था, विधि को परिभाषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो विधि क्या है? ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 3 नहीं, अनुच्छेद 13 है, माफी चाहता हूं, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया था और उसमें यह भी कहा गया था कि विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी शामिल होगी। तो आपातकाल तो जो है वो मूल भारतीय संविधान का ही भाग था, तो ये भी विधि है, तो ये भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से कहां बाहर जा सकती है, क्योंकि विधि का तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी, उन्हें पता था कि वो जो आपातकाल लगा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, इसका वो मिसयूज कर रही हैं और आगे आकर उन्हें इसी बात पर विपक्षी दलों द्वारा घेरा जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा घेरा जा सकता है। इसलिए वो क्या करती हैं, वो क्या करेंगी, 35वां संविधान संशोधन करेंगी दोस्तों। 35वां संविधान संशोधन 1975, ये कब हुआ? 1975 में। 1975 में उन्होंने अनुच्छेद 352 में एक नया क्लॉज जोड़ा, एक नया खंड जोड़ा और कहा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू के दायरे से क्या होगा? बाहर होगा। यानी कि अब इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि जो आपातकाल लगाया है क्या वास्तविकता में इसकी जरूरत थी, क्या राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा किया गया है, क्या ये गलत था या सही था। यानी कि न्यायपालिका इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकती, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए। और ये न्यायपालिका भली भांति जानती थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर कर दिए गए 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये सवाल पूछा जा चुका है, स्पष्ट पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकालीन शक्तियों को निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये 35वां संविधान संशोधन था। लेकिन जब इंदिरा गांधी के पश्चात जनता दल की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर एक फिर से नया संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। और 1978 के द्वारा कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल या सभी आपातकालों का। यानी कि आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ही मानी जाएंगी। यानी कि न्यायपालिका चाहे, यदि न्यायपालिका को यह संज्ञान हो, यह पता चले, ये महसूस हो कि न्यायिक आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है, तो वो इसकी जांच कर सकती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, तो यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के पश्चात न्यायिक पुनरावलोकन फंडामेंटल राइट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फंडामेंटल राइट्स इसके निलंबित हो जाएंगे या कुछ और पॉइंट। ठीक है, देखिए समझिए, ये बहुत जरूरी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, ठीक है, तो अनुच्छेद 358 जो है वो स्वतः लागू हो जाएगा। और स्वतः लागू होने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 358 में प्रावधान दिया गया है कि अनुच्छेद 19(1)
के तहत दी गई जो आपकी 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं, वो 6 मूल स्वतंत्रताएं जो हैं आपकी, वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था अनुच्छेद 358 की बात में। ठीक है, और इसी कारण इन्हें स्वतः निलंबित होने वाला मूल अधिकार भी कहा जाता है। बात करेंगे कि अनुच्छेद 359 में क्या प्राविधान है। ठीक है, देखो, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो या विश्वास हो कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें नागरिकों के कुछ और मूल अधिकार भी जो हैं ऐसे हैं, उनको भी निलंबित किया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। अनुच्छेद 359 किसको शक्ति देगा दोस्तों? राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। ये बात 359 में कही गई है। ठीक है, और मूल भारतीय संविधान में यही बात थी। अब सवाल ये उठने लगा कि इसका तो दुरुपयोग हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में यदि नागरिकों के समस्त मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नैसर्गिक हैं, जो नेचुरल हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, तो उन्हें भी क्या उसका छीन लिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 21 की बात मैं करूं तो अनुच्छेद 21 जो है वो नैसर्गिक न्याय है। नैसर्गिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि संविधान उसका जरिया जरूर है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार तो प्रकृति ने दिया हुआ है, सबको बराबर से अधिकार दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का सहारा लेते हुए जीवन जीने के अधिकार को भी निलंबित कर पाएंगे? मूल भारतीय संविधान में इस संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। लेकिन जब जनता दल की सरकार आई इंदिरा गांधी के पश्चात, और मोरारजी देसाई जी जो थे, जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने यहां पे आकर एक संविधान संशोधन किया और एक नया खंड जोड़ा। ठीक है, अनुच्छेद 359 में एक नया खंड जोड़ा। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह तय किया गया कि अनुच्छेद 359 जो है, इस कंडीशन अगर इसका भी प्रयोग किया जाए तो भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो ऐसे मूल अधिकार हैं जो कभी भी किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये प्रावधान 1978 में किया गया। ये कुछ बारीक चीजें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, और जब ये हमारे हाथों से निकल जाती हैं तब बड़ा मलाल होता है कि इतना अच्छा टॉपिक था, इतना आसान टॉपिक था, और वहां से हमसे सवाल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित होने वाला मूल अधिकार न कहा जाता है, और इन्हें ऐसा बनाने का जो काम किया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आपने देखा, आधार देखे, आधार के बाद संसद से अनुमोदन देखा, अनुमोदन के पश्चात उसका प्रभाव देखा, प्रभाव के पश्चात उसकी अधिकतम अवधि देखी। ठीक है, उसके बाद आपने न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है या नहीं हो सकता वो जाना, और हमने अब जाना है कि मूल अधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बचता है कि अब तक वर्तमान समय तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम इनके प्रयोग की बात करें, ठीक है, प्रयोग, तो अनुच्छेद 352 का अब तक 3 बार प्रयोग किया जा चुका है, यानी कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, और यहां से मुझे याद आया एक बहुत बेहतरीन सवाल एक बार एक एग्जाम में मैंने देखा, उसमें पूछा गया था, आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि निम्न में से किस आपातकाल को ठीक है, सवाल क्या था
सवाल था कि निम्न में से किस आपातकाल को आपातकाल की संज्ञा दी जाती है। आपके ऑप्शन होंगे 1962, 1972, 1977 और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दरअसल 77 नहीं था, दरअसल 75 है, माफी चाहता हूं, 75। ठीक है, तो बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सही आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन, जो गलती से भी लिख दिया है, सी ऑप्शन, यह 1975। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय एक दूसरा आपातकाल ऑलरेडी लागू था और वो था 1972 वाला। ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था बांग्लादेश को लेकर, इसी मसले को लेकर, उसी समय जब वो आपातकाल खत्म भी नहीं हुआ था, 78 में जाके खत्म हुआ वो। ठीक है, उसी समय 1975 में यहां पर आंतरिक अशांति को आधार बनाते हुए फिर से क्या लगा दिया गया, यहां पर एक आपातकाल लगा दिया गया। तो एक आपातकाल ऑलरेडी चल रहा था और दूसरा नया आपातकाल लगा दिया गया। इसी कारण इस आपातकाल को आपातकाल में आपातकाल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं प्रयोग की बात करूं तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का अब तक 3 बार प्रयोग हो चुका है। 1962 में नेफा क्षेत्र को लेकर, ठीक है, नेफा क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जिसे आप जानते हो, इसको लेकर चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ। ठीक है, दुर्भाग्यवश उस समय हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, इतने कैपेबल नहीं थे। ठीक है, उस स्थिति में नहीं पहुंचे थे कि हम चीन को डिफीट कर सकें, और दुर्भाग्यवश हम वो युद्ध जो है वो हार जाते हैं। फिर उसके बाद 1972 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। देन यहां पर तीसरा जो है वो है आपका 1975 में, यहां पर आपातकाल फिर से लगा दिया जाता है आंतरिक अशांति को आधार बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे अगले आपातकाल की दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा अगला आपातकाल है उसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 352 में। किसमें मिलेगा दोस्तों? 56 में सॉरी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो आपातकाल है इसे नाम दिया जाता है संवैधानिक आपातकाल। क्या कहा जाएगा? संवैधानिक आपातकाल। और इसी आपातकाल को आप एक दूसरा नाम दे देते हो, राष्ट्रपति शासन। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। और इस आपातकाल को भी हम ठीक प्रीवियस आपातकाल की तरह खंडों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आधार जानेंगे, उसके बाद अनुमोदन जानेंगे, उसकी अधिकतम अवधि जानेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले आधार की। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से संविधान में उल्लेखित आधार हैं जिनके ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए जब हम राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं, संवैधानिक आपातकाल पढ़ते हैं, माफी चाहूंगा, तो संवैधानिक आपातकाल पढ़ते समय जब इसके आधारों की चर्चा की जाएगी तो इसके आधारों में आपको कुछ आर्टिकल याद रखने पड़ेंगे। कुछ क्या, आप ये मान के चलिए 3 आर्टिकल आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। और एक बार वो एग्जाम में दिए भी गए थे मैच मेकिंग वाले सवालों में, जिसमें एक सवाल ये बना के दिया गया था कि निम्न से किस आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का होगा या केंद्र का होगा। ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा का दायित्व केंद्र का होगा। किसका होगा दोस्तों? केंद्र का होगा, केंद्र का होगा। यह अनुच्छेद 355 में कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जिसमें आपातकाल वास्तविकता में लिखा हुआ है, संवैधानिक आपातकाल। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के परामर्श के साथ
या परामर्श के बिना, दोनों बातें दोस्तों ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि राज्यपाल का परामर्श लिया ही जाए, ठीक है, इसके बिना भी हो सकता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के साथ या परामर्श के बिना उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है या संवैधानिक आपातकाल लागू कर सकता है। कब? जब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। क्या विफल हो जाए? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति जो है वो उस राज्यपाल के परामर्श के साथ या परामर्श के बिना राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह अनुच्छेद 356 में कहा गया है। 355 में क्या कहा गया कि राज्य की सुरक्षा का दायित्व केंद्र का होगा। 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल किस परामर्श के साथ या परामर्श के बिना उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है। यह अनुच्छेद 356 में कहा गया है। इसके अलावा एक और आधार भी है दोस्तों, ठीक है, वो आधार क्या है देखिएगा। देखिए ये आधार आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 365 में, अनुच्छेद 365, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के आदेशों की पालना करने में असमर्थता दिखाए, असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे आसान शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों को मानने से या केंद्र सरकार के आदेशों की अवहेलना करे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या केंद्र सरकार के आदेशों को इंप्लीमेंट करने में असमर्थता दिखाए या असमर्थ दिखे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 365 की बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाने के दो आधार हैं। एक आपको मिलेगा अनुच्छेद 356 में, एक मिलेगा अनुच्छेद 365 में। क्लियर? गेटिंग और नॉट? ठीक है, अब ये हुआ आधार। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है, कि आगे क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा आधार हो गया। अब हम बात करेंगे कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है तो राष्ट्रपति इस बात की स्वीकृति संसद से कितने दिनों के भीतर लेगा। तो देखिए, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है तो राष्ट्रपति जो है संसद से अनुमोदन, तो हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इस राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने हेतु इस संकल्प का एक प्रस्ताव संसद के समक्ष रखेगा। उसके लिए टाइम पीरियड है कि राष्ट्रपति को संसद के समक्ष यह संकल्प प्रस्ताव जो है 2 माह के भीतर ही रखना पड़ेगा। या मैं यूं कहूं कि राष्ट्रपति को इस राष्ट्रपति शासन की 2 माह के भीतर संसद से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जब ये संसद के समक्ष इस संकल्प का प्रस्ताव रखा जाएगा तो संसद जो है वो अपने साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल साधारण बहुमत से नहीं था, ये साधारण बहुमत से। तो संसद के दोनों सदन यदि इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है इसका प्रभाव जो है वो कितने माह तक के लिए बढ़ेगा? 6 माह तक के लिए बढ़ेगा। यदि 6 माह कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो फिर से यही प्रोसेस दोहराई जाएगी और फिर से 6 माह के लिए इसे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि टोटल कितना समय हो गया? 1 साल हो गया। लेकिन उस राज्य की परिस्थितियां 1 वर्ष में भी नहीं सुधरी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, दो ऐसी शर्त होंगी।
जो शर्त यदि पूरी होंगी तो ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 साल से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी राज्य में मैं बात कर रहा हूं अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम अवधि, तो देखिए यहां पर 6 माह बढ़ा दी गई है और इसी प्रोसेस से फिर से 6 माह बढ़ जाएगी, यानी कि 1 वर्ष। यदि किसी राज्य में अधिकतम अवधि जो है वो राष्ट्रपति शासन की 1 वर्ष से बढ़ानी है, ठीक है, तो 1 वर्ष से अधिक आपात राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त क्या होगी, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक लगाना है, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में लगाना है, तो उस समय 2 कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। एक तो ये कि उस समय देश में या देश के किसी राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 352 लागू होना अनिवार्य है, यानी कि उस समय कहीं पर राष्ट्रीय देश के अंदर कहीं पर संपूर्ण देश में या देश के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। और दूसरी कंडीशन यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति को यह लिखित सिफारिश भेजे कि अभी उस राज्य में चुनाव कराने सक्षम नहीं है, या वो चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, अभी उस राज्य की परिस्थितियां, माहौल इस तरीके का नहीं है कि वहां पर चुनाव संपन्न कराए जा सके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो राष्ट्रपति जो है इन्हीं शर्तों के आधार पर राष्ट्रपति शासन की समय अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक कर सकता है, 1.5 वर्ष कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। लेकिन यदि फिर भी परिस्थितियां नहीं सुधरी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए किसी राज्य में यदि आपातकाल 3 वर्ष से अधिक लगाना है, 3 वर्ष से अधिक लगाना है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक तरीका है जिससे यह हो सकता है। 3 वर्ष से अधिक आपातकाल लगाने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा, यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से ही यह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यू आर गेटिंग और नॉट? ठीक है, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष, लेकिन इसमें भी 2 खंड हैं कि 1 वर्ष से और 3 वर्ष के बीच में और 3 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो देखिएगा मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यदि किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक आपातकाल लगाना है, 1 वर्ष से अधिक, तो उसके लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। पहली ये कि उस समय संपूर्ण देश में या देश के किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 लागू हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, जो चुनाव कराता है, ठीक है, ये चुनाव आयोग जो है ये क्या करे, ये राष्ट्रपति को ये लिखित सिफारिश सौंपे कि अभी उस राज्य में राष्ट्र चुनाव कराने संभव नहीं है, वहां की परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं है। तो राष्ट्रपति इसको आधार बनाते हुए जो राष्ट्रपति शासन की अवधि है उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष के बीच में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यदि 3 वर्ष के पश्चात भी परिस्थितियां नहीं सुधरी तो राष्ट्रपति शासन को लगाए रखने हेतु संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि हाल ही में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुनील अरोड़ा जी, उनकी जगह एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ली है, उनका नाम क्या है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में से लिखकर भेजेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, एक चीज हम यहां पर मिस कर गए थे कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो समय सीमा की हमने बात कर ली। ठीक है, साथ में हमने प्रभाव ये भी देख लिया कि किसकी सिफारिश ली जाएगी, सिफारिश कैसी होगी ये मिस करके। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल की सिफारिश के साथ या राज्यपाल की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिफारिश क्या लिखित होगी या मौखिक? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्यपाल की सामान्य अनुशंसा पर, सामान्य अनुशंसा का मतलब है यहां पर लिखित कोई भी जरूरत नहीं है, केवल मौखिक प्रावधान है कि अगर राज्यपाल सिर्फ मौखिक रूप से राष्ट्रपति को यह कहे कि इस राज्य में जो है वो सरकार अल्पमत में है, या हम यूं कहें कि यहाँ की सरकार जो है संवैधानिक, यहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है, तो इस आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग गया, हमने उसकी अवधि देख ली, संसद द्वारा उसका अनुमोदन देख लिया, अधिकतम अवधि की बात हमने कर ली। सवाल ये उठता है, क्या राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो सवाल है, राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? जैसे हमने अभी हाल ही में देखा, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई मूल स्वतंत्रताएं जो हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, और अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वो चाहे तो वो अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, ये उसको शक्ति दी गई थी, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। क्या ऐसी ही शक्तियां राष्ट्रपति शासन के संबंध में भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आपके मूल अधिकार जो हैं वो यथावत बने रहेंगे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्या मूल अधिकारों का जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, हां या नहीं? यदि हां तो क्या यह मूल भारतीय संविधान में था? यदि नहीं तो इसे कब जोड़ा गया? तो देखिए, मूल भारतीय संविधान जो था वो आपातकालीन शक्तियों का न्यायिक पुनरावलोकन करने से संबंधित विषयों में मौन था, उसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 38वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया? इसके माध्यम से उन्होंने जो हमारे आपातकाल हैं, तीनों आपातकालों की बात कर रहा हूं, आपातकाल को न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू के दायरे से परे कर दिया, बाहर कर दिया कि इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन भविष्य में आगे आने वाली सरकारें इनका दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, और जिसके माध्यम से क्या कहा गया कि आपातकाल का क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यह बात इसमें कही गई थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक सब कुछ ठीक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रभाव हो गया, अधिकतम अवधि हो गई, अवधि को बढ़ाने के तरीके हमने देख लिए, सिफारिश हमने देख ली। ठीक है,